इलेक्शन रैलियां, पोस्टर, वादे और अचानक चुनाव आयोग घोषणा करता है कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कोई मंत्री नया सड़क का प्रोजेक्ट उद्घाटन कर रहा है, कोई और फ्री गिफ्ट बांट रहा है, तो कोई सरकारी वाहनों से चुनाव प्रचार कर रहा है। और आप सोचते हैं ऐसे समय में, क्या यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन नहीं है? अगर हां, तो फिर इन पर सजा क्या हो सकती है? क्या भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वास्तव में किसी नेता को आदर्श चुनाव संहिता को तोड़ने पर दंडित कर सकता है? क्या फ्रीबीज देने या फिर वोटरों को रिश्वत देने पर जेल हो सकती है? या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट महज एक चुनावी प्रवचन पुस्तक है जिसके असली दांत है ही नहीं, मतलब नकली दांत हैं? आइए सब कुछ साफ साफ समझते हैं कानून की भाषा में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आदर्श चुनाव संहिता क्या है, यह कब और कैसे लागू होता है, और भारतीय न्याय संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उल्लंघनों पर ठोस सजाएं क्या हैं, और क्यों कानून न होते हुए भी आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारत के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक औजारों में से एक है। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि सच्चाई आपको चौंका सकती है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है, एक पूरा कोड है, ताकि चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और नैतिक ढंग से वो ठीक हो सके। ये जैसे ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होती है, तुरंत के तुरंत लागू हो जाता है और परिणाम आने तक प्रभावी रहता है। ये 4 मुख्य क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, जिसमें पहला है राजनीतिक प्रचार। जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो कोई हेट स्पीच नहीं होगी, कोई व्यक्तिगत हमले नहीं होंगे और न ही धर्म और जाति के नाम पर अपील की जाएगी। और दूसरा, सरकारी आचरण। जो मंत्री है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवधि के अंदर नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते, न ही सार्वजनिक धन का प्रचार में उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा, जो चुनावी मशीनरी के लिए है, सरकारी स्टाफ का उपयोग नहीं हो सकता, सरकारी वाहन या फिर परिसर का भी दुरुपयोग नहीं हो सकता चुनाव के प्रचार और प्रसार के लिए। और चौथा, मतदाताओं के अधिकार के रिगार्डिंग वोटर को रिश्वत, धमकी या फिर फ्रीबीज देकर प्रभावित करना एक अपराध है और वो पूरी तरह वर्जित है। लेकिन असल बात यह है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता है, वो स्वयं में एक कानून नहीं है। ये किसी अधिनियम या फिर संहिता के अंदर नहीं लिखा गया, बल्कि इसे संविधान के अनुच्छेद 324 से शक्ति मिलती है, जो चुनावों पर चुनाव आयोग को पूर्ण नियंत्रण देता है। तो जबकि जो ये चुनाव आदर्श संहिता है, ये सीधे जेल नहीं देती सजा के रूप में, बल्कि जो एमसीसी, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें कई कृत्य ऐसे हैं, जो कुछ काम ऐसे हैं, कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जो पहले से ही दूसरे कानूनों के अंदर अपराध है। देखिए ये कौन कौन से हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। कानूनी आधार को हम समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि वो चुनावों का प्रभुत्व, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार रखता है, कि चुनावों को सुप्रीडेंट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है, ताकि भारत के अंदर जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। मतलब ईसीआई ये कर सकता है कि वो चेतावनी दे सकता है, शोकोज नोटिस जारी कर सकता है, या फिर फटकार भी लगा सकता है, सेंसर भी कर सकता है। दूसरा, नेताओं पर अस्थाई प्रचार प्रतिबंध भी लगा सकता है। और तीसरा, अधिकारियों का तबादला कर सकता है, निलंबन कर सकता है यदि शक्ति का दुरुपयोग हो रहा हो तो। और चौथा, दंडनीय अपराध होने पर एफआईआर की अनुशंसा तक चुनाव आयोग कर सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो ये जो चुनावी आदर्श आचार संहिता है, ये दंड विधान अपने आप में ना हो, पीनल लॉ अपने आप में ना हो, मगर चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार से अनुशासन लागू करता है। और जब
उल्लंघन नैतिक रेखा को पार कर अपराध बन जाए, तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रभाव में आते हैं और उसके तहत कार्रवाई होती है। आइए इनको समझते हैं, इन दोनों कानूनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श चुनाव की आदर्श आचार संहिता में जो दंडनीय अपराध हैं उनके बारे में। एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियम टूटने पर कौन सी कानूनी सजाएं लागू होती हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, उसको एक बार हम समझ रहे हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत क्या है उनको समझ रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है उसके तहत क्या क्या अपराध हो सकता है, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं। जो पहली है वो है सेक्शन 123 यानी कि धारा 123 जो करप्ट प्रैक्टिस की बारे में बात करता है यानी कि भ्रष्ट आचरण के बारे में बात करता है। धारा 123 के तहत रिश्वत को कवर किया गया है। रिश्वत, अत्यधिक प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, झूठे बयान, धर्म, जाति के आधार पर अपील को कवर करता है। यह कहता है कि दंड धारा 136 आदि के तहत आते हैं जिसमें उम्मीदवार की अयोग्यता तक हो सकती है, जिसे चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जा सकता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। ब्राइबरी, रिश्वत देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक दूसरे को प्रभावित, मतदाताओं को प्रभावित करना, झूठी स्टेटमेंट देना, अपील करना कि हमें वोट दीजिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ठीक है, तो ऐसे जो प्रैक्टिसेस हैं ये भ्रष्ट आचरण के अंदर आती है और ये अपराध है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत, और इसको चुनाव आयोग लागू कर सकता है। दूसरा है धारा 125, अगर कोई वर्गों के बीच में, समुदायों के बीच में वैमनस्य की भावना भड़का रहा है तो वो अपराध है। यदि कोई उम्मीदवार धर्म, नस्ल या फिर भाषा के आधार पर घृणा या फिर वैमनस्य फैलाता है तो वो अपराध धारा 125 के अंदर है और उसके लिए सजा हो सकती है अधिकतम 5 वर्ष का कारावास, 5 साल की इंप्रिजनमेंट, साथ में जुर्माना या फिर दोनों भी। और इसके साथ साथ एक अलग धारा और है, धारा 126 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की, जो ये कहता है कि मतदान से 48 घंटे पूर्व कंप्लीट साइलेंस हो जाएगा। जितने भी चुनावी नगाड़े हैं साइलेंस है, वो रैलियां वगैरह हैं, लाउड स्पीकर हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। आपने देखा है कि जिस दिन वोटिंग होनी होती है उससे 48 घंटे पहले कंप्लीट साइलेंस हो जाता है, कोई भी चुनावी रैलियां वगैरह नहीं होती, वो हवा में नहीं होती। वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत लिखा हुआ होता है 48 आवर्स साइलेंट पीरियड। मतदान के 48 घंटे पहले कोई सार्वजनिक सभा, रैली और विज्ञापन नहीं होगा, और अगर कोई उम्मीदवार इसको तोड़ता है तो अधिकतम सजा 2 वर्ष की कारावास है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों भी लग सकते हैं। आपको यहां पर ध्यान देना होगा धारा 127A पर भी, सेक्शन 127A पर भी, जो अनऑथराइज्ड पैम्फलेट के बारे में बात करता है। मतलब ये क्या बात करता है इसको समझिएगा। जो चुनावी पत्र हैं वो बिना कैंडिडेट के नाम, बिना किसी चीज के पब्लिश नहीं किए जा सकते। यदि नाम या फिर प्राधिकरण विवरण के बिना उन्हें पब्लिश किया गया है तो वो इसके अंदर अपराध होगा, और इसके लिए सजा कितनी है, अधिकतम 6 माह का कारावास है और अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना है, या फिर दोनों लग सकते हैं। मतलब 6 माह का कारावास भी लग सकता है और 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। मतलब इतना बड़ा चुनाव है और जुर्माने की लिमिट कितनी, 2000 रुपए, समझिएगा। एक और प्रावधान है जो धारा 8A है। धारा 8A जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की सबसे सुदृढ़ धारा है, क्योंकि ये सीधा का सीधा जो कैंडिडेट है उसको अयोग्य तक करार कर सकती है इलेक्शन के अंदर। और ये कब होगा, भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता। भ्रष्ट आचरण वाला प्रावधान आपको याद है, धारा 123। भ्रष्ट आचरण पर अयोग्यता सेक्शन 8A के अंदर होगी, धारा 8A के तहत होगी। यदि भ्रष्ट आचरण किसी भी उम्मीदवार का सिद्ध हो जाए, सिद्ध होने पर,
सिर्फ एक्यूजेशन पर नहीं, सिद्ध होना चाहिए, तो उम्मीदवार को अधिकतम 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से अयोग्य किया जा सकता है धारा 8A के तहत। अर्थात जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से ओवरलैप करने वाले भ्रष्ट आचरण या फिर हेट कैंपेन पर कठोर दंड है। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं चुनावों से लेकर, जो अपराध बनाए गए हैं और उसके लिए क्या सजाएं दी गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता ही है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का नया क्रिमिनल कानून है जो लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से, और इसने पुराने आपराधिक कानून इंडियन पिनल कोड को बदला है। अब इसके अंदर देखते हैं कि चुनावों से रिलेटेड क्या अपराध बताए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 9, जिसके अंदर धारा 169 से लेकर 177 तक आती है, वो चुनाव से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है। और इसकी जो धारा 170 है वो रिश्वत वाले अपराध को डिफाइन करती है और कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा ऑफर करे, गिफ्ट ऑफर करे टू इन्फ्लुएंस वोट्स, तो ये इसके अंदर अपराध होगा। वोट प्रभावित करने हेतु पैसा, उपहार या फिर लाभ देना रिश्वत माना जाएगा धारा 170 के तहत, और इसके लिए जो सजा है वो अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। एक और प्रावधान है धारा 171 जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है, यानी कि सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रभावित करना कि वो आपके फेवर में वोट करे या फिर किसी दूसरे के पक्ष में वोट ना करे। मतदाता को धमकाकर या फिर बाध्य कर वोट डलवाना इसके तहत आता है, या वोट न डलवाना, उसको इतना डरा दो कि वो वोट डालने ही ना आए, तो वो अपराध धारा 171 के तहत होगा, और इसके लिए जो सजा है वो अधिकतम 1 वर्ष का कारावास है या जुर्माना है या दोनों है। और एक और अपराध है धारा 172 के अंदर जो पर्सोनेशन एट इलेक्शन की बात करता है, यानी कि प्रतिरूपण की बात करता है। किसी और की जंग है, कुछ और, किसी और के नाम से अगर कोई वोट डाल रहा है, मतलब फर्जी वोट डाल रहा है या फर्जी पहचान पत्र से वोट डालने की कोशिश कर रहा है और वो पकड़ा जाता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर वो धारा 172 के अंदर अपराध होगा, और इसके लिए भी सजा 1 साल तक सजा हो सकती है, या फाइन लग सकता है यानी कि जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है धारा 175। धारा 175 जो झूठे बयानों के बारे में बात करता है, फॉल्स स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के बारे में झूठी जानकारी प्रकाशित करे ताकि उसके चुनावी असर को कम किया जा सके या चुनावी असर को प्रभावित किया जा सके या उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके जैसा वो है नहीं, तब उस स्थिति के अंदर ये प्रावधान लागू हो जाएगा। ऑफेंस धारा 175 लग जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ जुर्माना पनिशमेंट है। आप बोलोगे सर ये तो रोज होता है, तभी तो देखिए पनिशमेंट कितनी, सिर्फ जुर्माना दिया हुआ है। जब दोष सिद्ध होगा, केस कोर्ट में ट्रायल चलेगा, उसके बाद भी जुर्माना कितना आप देख पा रहे होंगे, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, इतना ही फाइन है। जो एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है वो तो करोड़ों लगा रहा है, उसे 1000, 2000 रुपए की क्या टेंशन, समझ रहे हो ना। तो मतलब इनका डेटरेंट इफेक्ट उतना है ही नहीं। कानून है मगर प्रावधान का असर उतना नहीं लगता है। कई बार देखिए सजा कितनी दे रखी है, अगर कोई झूठी स्टेटमेंट किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में कह दे, कुछ भी प्रचार प्रसार कर दे और उसका पूरा कैंपेन ही ध्वस्त कर दे, सिर्फ जुर्माना लगेगा जी। और इसके बाद एक और धारा है धारा 176 जो वो कहती है कि अगर कोई उम्मीदवार इलीगल एक्सपेंडिचर करता है, अवैध भुगतान करता है चुनावों के दौरान, या फिर जो अपना व्यय खाता है वो नहीं मेंटेन करता है, इलीगल पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, मतलब बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं और विज्ञापनों पर खर्च करता है, तब उस स्थिति के अंदर समझ रहे हो कितना जुर्माना है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का जुर्माना है, कोई सजा नहीं है, कुछ नहीं है। और एक और प्रावधान है धारा 177 जो ये कहती है कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार अपने चुनावी खाते नहीं रख रहा है, फेलियर टू मेंटेन इलेक्शन अकाउंट्स अगर वो कर रहा है, तो अपराध यहां हो जाएगा। यदि उम्मीदवार चुनावी व्यय का उचित लेखा जोखा नहीं रख रहा तो धारा 177 के अंदर अपराध होगा। और पनिशमेंट पता है कितनी है? अधिकतम 5,000 रुपए जुर्माना, सिर्फ
5,000 रुपए जुर्माना। यानी कोई नेता जो पैसा बांटता है, धमकाता है या फिर फर्जी खबरें फैलाता है, तो वो सिर्फ एमसीसी उल्लंघन नहीं है, वो सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध भी है और उसके लिए स्पष्ट कानूनी धाराएं हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, क्या जो ये सजाएं हमने अभी पढ़ी हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में हो या भारतीय न्याय संहिता में हो, वो चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के लिए पर्याप्त हैं क्या? या भारत को आदर्श चुनाव आचार संहिता को कड़े दंडों के साथ लागू करने की जरूरत है? उसके लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए जहां पर कठोर सजा हो। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। और वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब खुद भी करिए और औरों से भी करवाइए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जितने भी ग्रुप का हिस्सा है सभी के साथ ये जानकारी शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं वास्तविक उदाहरण की, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की। असली जमीन स्तर पर क्या हुआ अभी हाल ही के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान और कई विधानसभा चुनावों में भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 40 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई की। कई मुख्यमंत्री और एमपीज पर 40 से 72 घंटे तक के प्रचार प्रतिबंध लगे थे। कुछ मामलों में जनप्रतिनिधित्व की धारा 125 और बीएनएस की धारा 171 जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है उसके तहत एफआईआर तक दर्ज हुई है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर अधिकारियों के रातों रात तबादले तक हुए। सीधे जेल की शक्ति न होते हुए भी आदर्श आचार संहिता के द्वारा ईसीआई ने चुनाव आयोग की समय पर कार्रवाई से राजनीतिक परिणाम केवल जुर्माने से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आखिरकार राजनीति में जो जन छवि है वो सब कुछ है। अगर सपोज करो कोई नेता है, उसके ऊपर चुनाव से पहले ही, मतलब जिस दिन वोटिंग हो रही है उससे पहले ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग जाएं, तो उसका कैंपेन ध्वस्त हो सकता है ना। और अगर उस पर ईसीआई की फटकार लगा दे कि तुम कानून का पालन नहीं कर रहे, तो जो मतदाता उसको कल वोट करने वाले हो सकते हैं वो शायद आज वो कल वो वोट ना करें उसे। तो इसलिए राजनीति में जो जन छवि है वो सब कुछ है और ईसीआई की फटकार कोई छोटी बात नहीं होती है ऐसे मामलों के अंदर। अब बात करते हैं न्यायिक और संवैधानिक एनालिसिस की। अदालतों ने कई बार अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के अधिकार को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के लिए मान्य किया है। केस आपका याद होगा, फ्रीबीज वाला केस, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2013 का सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखने के लिए आवश्यक माना था। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भले ही वैधानिक समर्थन न रखता हो, परंपरा और संवैधानिक जनादेश के माध्यम से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी जरूर बन चुका है, बाउंडिंग जरूर हो चुका है। अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भले कानून में ना लिखा गया हो पर उसकी जो संवैधानिक वैधता है वो निर्विवाद है। और चुनाव आयोग बनाम भारत संघ का जो केस है 2019 का, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि ईसीआई की जो शक्तियां हैं, चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं, वो लिखित कानून से आगे जाकर भी किसी के दुष्प्रचार पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त हैं और व्यापक भी हैं। अब बात करते हैं कि बिना जेल के प्रावधान के भी जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये असरदार कैसे है उसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के अंदर जेल के प्रावधान है और वो कब लगेंगे? जब चुनाव आयोग इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की अनुशंसा करेगा। एफआईआर दर्ज होगी, केस चलेगा, जब फाइनल डिसीजन आएगा तब सजा हो सकती है। मगर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर कोई भी सजा के प्रावधान नहीं है। तो जेल प्रावधान न होते हुए भी जो आदर्श आचार संहिता है वो इतना प्रभावी क्यों है, इसको समझते हैं। क्योंकि एक नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक शक्ति का मिक्स इस्तेमाल करता है। नैतिक कैसे? कोई भी नेता कोड उल्लंघन करता कहलाना नहीं चाहता। कोई भी नेता अपने नाम से
न्यूज़पेपर्स के अंदर हलफनामे न्यूज़पेपर्स के अंदर खबरें नहीं प्रकाशित करवाना चाहता कि फला नेता ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। और राजनीतिक तरीके से कैंपेन अगर राजनीतिक तरीके से कैसे प्रभावी है, क्योंकि अगर किसी भी नेता के ऊपर ऐसे आरोप लगे और चुनाव आयोग ने पाया कि हाँ भाई इसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू को वॉयलेट किया है, तो उसके ऊपर कैंपेन बैन तक लग सकता है। और कैंपेन बैन निर्णायक दिनों में दिखाई पड़ने को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको पता है कि वोटिंग से जस्ट 4-5 दिन पहले कितना क्रूशियल टाइम होता है, और उसी समय पर अगर आपके ऊपर चुनाव आयोग अगर कोई बैन लगा दे कि तुम कोई भी पब्लिक रैली नहीं दोगे, कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे दोगे, तो कितना नुकसान हो सकता है। और कानूनी रूप से जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी कार्रवाई अक्सर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर तक ले जाती है। और संवैधानिकता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की प्रोएक्टिव भूमिका को समर्थन करता है। यह संतुलन जो है वो सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धी और व्यापक रूप से शांतिपूर्ण रहें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, तो निष्कर्ष यही है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कोई अधिनियम नहीं है, पर यह चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत ये लागू होता है। और दूसरा, उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 से 177 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 से लेकर 126 आदि के तहत वास्तविक सजाएं भी हो सकती हैं। और तीसरा, रिश्वत, अब अत्यधिक प्रभाव, हेट कैंपेन जैसे मामलों में 3 साल तक की कैद तक संभव है, जबकि छोटे उल्लंघनों पर अक्सर फटकार या फिर कैंपेन बैन तक लग सकते हैं। आदर्श आचार संहिता एक नैतिक हथियार है जिसे कानूनी बल का सहारा मिलता है, और यही भारत के लोकतंत्र को जीवित भी रखता है। इसी के साथ आज जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या भारत को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सुस्पष्ट दंडों के साथ एक लिखित कानून के रूप में बना देना चाहिए, या इसे ईसीआई की निगरानी में नैतिक कोड के रूप में ही रहने देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और अगर आप मानते हैं कि कानून और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और आपके जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को साझा करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर को गूगल प्ले स्टोर से या सीधा बारकोड को स्कैन करके इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल भी कर सकते हैं, अपनी न्यायिक सेवा और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं पर की तैयारी पर 4 चांद लगाने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में और किसी कानूनी विश्लेषण के साथ। जय हिंद।